जी जी। सर फर्स्ट ईयर इंटर का कोर्स चेंज होगा? नहीं नहीं, किसने कहा अभी? सर अभी कुछ तक लड़कियां कह रही थी। नहीं नहीं, अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी तो आपका नहीं चेंज भी होता है तो कोई इतनी ये चीजें चेंज नहीं होंगी। ये चीजें तो किडनी ज्यादा ज्यादा फेडरल की तरह आ जाएगा, तो ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये तो उस नए कोर्स में भी होंगी। वैसे अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होगा भी तो ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये तो लाजमी तौर पे होंगी। अच्छा, आप देखें, रीनल फेल्यूर आज के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सबसे पहले रीनल रीनल का जहां भी लफ्ज आ जाता है आप समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। ये रिलेटेड है किडनी से। जैसे कार्डियो का जहां लफ्ज आ जाता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। रीनल का जहां लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किडनी से रिलेटेड है। अब रीनल फेल्यूर देखें, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि रीनल फेल्यूर क्या है। तो लिखा हुआ है इट इज अ कंडीशन, it is a condition there is in which there is reduction in the ability of kidney to filter waste products from blood and excrete them in urine। देखिए, किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, किडनी के फंक्शंस आपको मैंने डिस्कस किए थे हम लोगों ने। एक तो किडनी का फंक्शन होता है कि किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यानी वाटर और सॉल्ट को हमारे ब्लड में बैलेंस रखने का काम करती है। इसके अलावा दूसरा काम हमने पढ़ा था कि किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है। किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है, यानी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। आपकी बुक में इतना डिस्कस नहीं किया है। इसके अलावा भी किडनी के काफी फंक्शंस और भी होते हैं हमारे। इससे कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे आरबीसीज को मैच्योर करते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे भी रिलीज होते हैं जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही दो फंक्शन यहाँ पर बताए हुए हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रही है और दूसरे नंबर पे जो है ये एक्सक्रीशन का काम कर रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें किडनी का एबिलिटी रिड्यूस हो जाए, यानी किडनी जो है वो उसकी वो एबिलिटी ना रहे कि वो फिल्टर कर सके वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम ब्लड। यानी किडनी का जो मेन फंक्शन है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करती है। अगर किडनी की एबिलिटी खत्म हो जाए या कम हो जाए, बाज़ावा कम हो जाती है, कम हो जाए अगर ये एबिलिटी या खत्म हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर सिर्फ किडनी की स्टेबिलिटी के खत्म होने को ही नहीं कहेंगे, बल्कि उसके क्या कहना चाहिए कि कम हो जाने को भी जो है हम कहते हैं। अगर 50% तक आपकी किडनी काम कर रही है तो उसमें भी जो है वो रीनल मतलब डॉक्टर डायलिसिस वगैरह या किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा नहीं देते। जब किडनी 15% काम पर आ जाती है कि 15% सिर्फ किडनी काम कर रही है, तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में कहा जाता है कि अब ये करवा ली जाए। तो मतलब सिंपल ये हो गया, रीनल फेल्यूर क्या है कि किडनी का अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को या किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है या कम कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रीनल फेल्यूर। अच्छा, अगर रीनल फेल्यूर हो जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है, मतलब उसके रिजल्ट्स में क्या होगा। अगर किडनी फेल हो गया तो उससे हमें नुकसान क्या होगा? अगर किडनी, तो उससे नुकसान सबसे पहला तो ये होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जब बॉडी से नहीं निकलेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट accumulate in blood। जाहिर सी बात है, किडनी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी नहीं निकालेगी तो फिर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया आपके जो है वो किस में जमा हो जाएगा? यूरिया जमा हो जाएगा ब्लड में। और जब यूरिया ब्लड में जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है? which lead symptoms। स्टूडेंट आप अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। हुमेरा आप अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, अब इधर देखें,
सिम्टम्स जो होते हैं, उमेरा अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, अब इधर देखें, अगर यूरिन के हमारे ब्लड में यूरिया जमा होना शुरू हो जाता है, नाइट्रोजनस फेज जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो लीड टू सिम्टम्स, लीड टू द सिम्टम, यानी उससे कौन कौन से सिम्टम, कौन कौन सी अलामत जाहिर होती हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कि ब्लड में यूरिया जो है वो ज्यादा हो गया? तो उसमें सबसे पहले तो नोजिया है। नोजिया कहते हैं मतली को, वोमिटिंग से पहले जो कैफियत होती है, नोजिया होता है। और अगर वोमिटिंग भी होती है, उल्टियां जिसको कहते हैं, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, वीकनेस हो जाती है, थकन होती है, ब्रीथलेसनेस, यानी सांस जो है वो फूल जाती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं। और ये किस वक्त सिम्टम्स अपेयर होते हैं? अगर हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेज जो है वो ज्यादा हो जाए। सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ये यूरिया आपकी जमा हो गया है और वो आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट कर सकता है। सीवियर केसेस में इट लीड्स टू कोमा, यानी इंसान जो है वो किस में जा सकता है? कोमा के अंदर भी जा सकता है, एंड डेथ। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फिर क्या हो सकती है, क्योंकि पॉइजनस होता है अमोनिया भी, यूरिया भी, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड नमोनिया, ब्लीडिंग इन स्टमक, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लीडिंग भी हो सकती है स्टमक के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है, वो सब चीजें इसके साथ हो सकती हैं। अभी एक अलग से फिर टॉपिक है, ये सब चीजें होती क्यों है, रिलेट किस तरह से करते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। चलें, अब हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर रीनल फेल्यूर हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। रीनल फेल्यूर की कोई ट्रीटमेंट या कह लें कि उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो है। रीनल फेल्यूर जो है, इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखें रीनल फेल्यूर के, तो एक सॉल्यूशन तो जो है वो डायलिसिस है, कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। और दूसरा जो इसका सॉल्यूशन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। दो हैं जिसके सॉल्यूशन है इसके, यानी जिसके जरिए हम इसको किडनी का जो रीनल फेल्यूर है, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायलिसिस है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस को। डायलिसिस बेसिकली क्या होती है? इट इज अ टेक्निक। डायलिसिस को आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ टेक्निक यूज टू रिमूव waste product from blood and excess fluid। अब देखो, अब आपका नॉर्मल किडनी तो काम नहीं कर रहा। अब जिस टेक्निक को हम इस्तेमाल करके, अपने ब्लड से रिमूव करवाते हैं किसको? वेस्ट को, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव करवाते हैं, या एक्सेस फ्लूइड जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में होता है उसको जो हम रिमूव करवाते हैं, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करके, किसको ट्रीट करने के लिए? रीनल फेल्यूर को ट्रीट करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक टेक्निक का नाम है। ये टेक्निक किस तरह से काम करती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो डायलिसिस जो है वो एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं किस चीज को? वेस्ट को, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को और एक्सिस फ्लूइड को बॉडी से निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जब किसी पर्सन को रीनल फेल्यूर हो जाता है, जब उसके किडनी काम करना छोड़ देते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप होती हैं। एक होती है हीमोडायलिसिस होती है एक, और दूसरी होती है पेरिटोनियल
डायलिसिस। तो सबसे पहले जी पूछें। सर डायलिसिस की मीनिंग क्या बताई थी आपने? डायलिसिस की मैंने मीनिंग नहीं बताई, डायलिसिस की एक डेफिनेशन बताई थी। डायलिसिस का मैंने बताया, डायलिसिस एक टेक्निक है। डायलिसिस क्या है? एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, स्पेशली वेस्ट में कौन सी वेस्ट आ जाती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, और हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है यानी वाटर होता है, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए या बाहर निकालने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं डायलिसिस। सही है ना? यही इसकी डायलिसिस की डेफिनेशन भी हो जाएगी। उस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डायलिसिस जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने भी अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ, एक तो हुमेरा ने म्यूट नहीं किया हुआ, और एक 3091, इन दोनों ने अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ। जल्दी से म्यूट कर लें ताकि मुझे इस आवाज ना आए। हुमेरा ने तो म्यूट कर लिया, दोनों हो गए म्यूट। चलो, जब क्वेश्चन करना हो ना तब अनम्यूट कर लिया करें अपने आप को। तो चलें, अब ये टेक्निक जो होती है, दो तरह की टेक्निक है जिसके जरिए हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं। एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हीमोडायलिसिस आपको समझाता हूँ कि ये हीमोडायलिसिस जो है वो क्या होता है। अब देखो, हीमोडायलिसिस पहले मैं आपको पूरा फिगर के जरिए समझा देता हूँ। फिगर के जरिए हीमोडायलिसिस समझा देता हूँ। अब फिगर के जरिए मैं आपको सबसे पहले तो इधर देखें, हीमोडायलिसिस होता कैसे, पहले तरीका समझ लें, फिर बाद में ये लिखवा भी दूंगा। अब ये देखें, ये जब किसी का हीमोडायलिसिस करना होता है, किसी इंसान का हीमोडायलिसिस आपने करना है, अब ये उस ह्यूमन का जो है वो हैंड है, हाथ है। चलो, ये उसका हाथ हो गया। अब इस हाथ में जो है वो दो किस्म की जो है वो ब्लड वेसल्स यहाँ से जा रही हैं। एक आर्टरी है, एक ब्लड वेसल वो होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्टरी, और दूसरी ब्लड वेसल वो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैन कह रहे हैं। सही है। अब इस बंदे की जिसका मैंने हाथ बनाया है, इसकी किडनी तो खराब हो गई। अब जाहिर सी बात है, किडनी खराब हो गई है तो इसके ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का काम करना था, जिसने एक्सेसिव फ्लूइड को निकालने का काम करना था, वो तो किडनी ने करना था। अब किडनी तो इसके पास है नहीं। अब हम इस बंदे की कर रहे हैं हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस के अंदर क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस के अंदर हम एक आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं। अब ये देखो, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल किडनी, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ये चलो, मैं इसको कह रहा हूँ, जो ये मैंने बनाया है मैं इसको कह रहा हूँ ये आर्टिफिशियल किडनी है। ये एक आर्टिफिशियल किडनी, मैं कह रहा हूँ कि ये एक आर्टिफिशियल किडनी। अब इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्यूब के जरिए, ये देखें, एक ट्यूब के जरिए ब्लड को जो है वो किस में डाल देते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल करके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैं इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, और भी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, मैं सिर्फ सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। एक ट्यूब के जरिए ब्लड किस में जाता है, ब्लड जाता है इस आर्टिफिशियल किडनी में। एक ट्यूब के जरिए ब्लड किस में जाएगा, इस आर्टिफिशियल किडनी में जाएगा। फिर इस आर्टिफिशियल किडनी में इस ब्लड की सफाई होगी, कैसे होगी वो बाद में बताऊंगा। और इस ब्लड की सफाई होने के बाद, यानी उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाता है और उसके अंदर से जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड निकल जाता है। और जब ये ब्लड साफ हो जाता है तो इस ब्लड को, साफ ब्लड को दोबारा कौन किस में डाल दिया जाता है, साफ ब्लड को डाल दिया जाता है वैन में। ये देखिए, दूसरी ट्यूब के जरिए किसमें डाल दिया जाता है, ये वेन के अंदर डाल दिया जाता है। असल में आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो इसी वजह से ब्लड आर्टरीज से लिया जाता है ताकि प्रेशर से ऊपर की तरफ जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बात बता दी यहाँ पर। अब ये जो है मेन काम इसका है, ये जो है डायलिसिस, ये आर्टिफिशियल किडनी है। अब मुझे थोड़ा सा इस आर्टिफिशियल किडनी को यहाँ बड़ा कर, इसको अब मैं सिर्फ इसको बताता हूँ, आर्टिफिशियल किडनी को। इस आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड की सफाई का काम होता कैसे है। अब मैं सिर्फ आर्टिफिशियल किडनी को ही यहाँ ड्रा करूंगा। ये लो, चलो, ये मैंने आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर ये ड्रा कर ली। क्या होता है कि इस आर्टिफिशियल जो किडनी है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक लिक्विड भर देते हैं। चलो, मैंने ये लिक्विड भर दिया है इसमें, ये लो, लिक्विड भर दिया है इसमें एक लिक्विड भर देते हैं। ये मैं लिक्विड भर रहा हूँ।
ये मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, एक लिक्विड इसके अंदर भर दिया। और ये जो लिक्विड मैंने इसके अंदर भर दिया, इस लिक्विड को हम क्या कह लें, आप इसको कह लें डायलिसिट फ्लूइड। ये क्या है, ये है डायलिसिट फ्लूइड है। ये डायलिसिट फ्लूइड मैंने इसके अंदर भर दिया। अब ये जो डायलिसिट फ्लूइड है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्यूब आ रही थी, जो ट्यूब ब्लड लेकर आ रही होती है, ये ट्यूब है ना, ब्लड लेकर आ रही है, जो ब्लड लेकर ये ट्यूब आ रही होती है, ये सेलोफेन की बनी होती है, सेलोफेन होता है ना, उसकी बनी होती है। और उसके बाद ये ट्यूब आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो गई चैम्बर्स में, सही है, ये डिवाइड हो गई, ऐसे डिवाइड हो गई, जैसे आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ना, इसी तरीके से ये भी जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। किडनी का फंक्शन पड़ा होगा तो वहां से आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये ऐसे। अब देखो इस आर्टरी, इसके अंदर से क्या हुआ, यहां से जो है वो ब्लड आया, ये आ गया ब्लड, ये ब्लड इसमें चला गया, इसमें चला गया, यहाँ से ब्लड इसमें आ गया, चलो आ गया, और यहाँ से ब्लड जो है वो इसमें आ गया। अब क्या होता है कि ये जो डायलोसेट होता है, डायलोसेट की जो कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है, ये बिल्कुल ये आइसोटोनिक होती है ब्लड के, जो फिल्टर ब्लड होता है ना, जो साफ ब्लड होता है, उसके आइसोटोनिक होती है। अब क्या होता है, देखो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, इस डायलोसेट में नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, और ब्लड में जो है वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट किस में आ जाएंगे, आ जाएंगे इस डायलिसिट फ्लूइड में। हाइड्रोजन आयन ब्लड में ज्यादा है और इस डायलिसेट में कम है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड से किस में आ जाएंगे, इस डायलिसेट में आ जाएंगे। वाटर अगर इस डायलिसेट में कम है और ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड से कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो मतलब ये जो डायलिसेट होता है, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो डायलिसिट फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी नाइट्रो जितना भी ब्लड के अंदर से जो बेकार मटेरियल होता है, जो एक्सेस चीज है, वो सब किस में आ जाता है, वो आ जाता है किसके अंदर, इस डायलिसेट में आ जाता है। और ये ब्लड साफ होके यहाँ से दूसरी तरफ से, यहाँ से जब ब्लड आया था, देखो जब यहाँ से ब्लड आया तो ये फिल्टर नहीं था, ये अनफिल्टर था, नॉट फिल्टर। लेकिन जब इधर से गुजरा तो अब ये क्या हो गया, ये फिल्टर हो गया। फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि इसने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट और इसके अलावा एक्सेसिव जो वाटर था, एक्सेसिव हाइड्रोजन और पोटेशियम, ये सब किसको दे दिए, इस डायलिसेट को दे दिए। और उसके बाद क्या होगा, ये साफ जो ब्लड है, ये साफ ब्लड यहीं से मूव करता हुआ जो है, इसको हम किस में डाल देंगे, ये ब्लड एक ट्यूब के जरिए इसमें डाल देंगे, इसको ह्यूमन की वेन में डाल देंगे। किस में डाल दिया, ये हाथ के अंदर जो वेन थी। और जो लिया था हमने ब्लड, ये लो, जो लिया था वो किससे लिया था, आर्टरी से लिया था। बिल्कुल उसी तरह जैसे रीनल आर्टरी होती है ना, वो आपकी किडनी को ब्लड देती है, और वापसी ब्लड जब साफ हो जाता है तो वो किसके जरिए चला जाता है, वो जाता है रीनल वेन के जरिए। उसी तरीके से ये चीज काम कर रही है। अब देखो हीमोडायलिसिस जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उस बुक के मैं बुक को यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, उसी बुक के पॉइंट्स जो है वो रीड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ आ सके। अच्छा, ये जो दो जगहें मैंने बनाई है ना चैम्बर से, कि ये चैम्बर बनाया है और एक ये चैम्बर मैंने क्यों बनाया है, असल में ये चैम्बर मैंने इस वजह से बनाया है कि डायलिसिट इस किडनी में जो डाला जाएगा वो यहाँ से डाला जाएगा, और जब डायलिसिट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आएंगे उसको निकाला यहाँ से निकाल लिया जाएगा। फ्रेश डायलिसिट यहाँ फ्लूइड यहाँ से डाला जाएगा, और जब ये इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएंगी, इसकी सफाई के लिए इसको दोबारा यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब आपकी बुक में देखें हीमोडायलिसिस क्या लिखा हुआ है। मेक हीमोडायलिसिस क्या है, मेक यूज ऑफ किडनी मशीन और एन आर्टिफिशियल किडनी। यानी ये जो आपको मैंने बनाई हुई है, ये किडनी मशीन है या क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। ये जो बनी हुई है ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी है। कंटेनिंग अ फ्लूइड ऑफ केयरफुली एडजेसेंट कंपोजिशन द डायलिसेट। इसके अंदर आर्टिफिशियल जो मशीन है, इसमें ये ब्लू कलर का जो है ये फ्लूइड है, जिसके अंदर
बकायदा केमिकल कंपोजिशन को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट कैसे किया जाता है? इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगी, तभी तो नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएंगे। इसमें हाइड्रोजन आयन भी नॉर्मल होंगे ब्लड के, ताकि जितने ब्लड को चाहिए वो रखे, बाकी हाइड्रोजन आयन कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो इसको जो फ्लूइड जो भरा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस द ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पंप रिपीटेडली थ्रू अ tube of partially permeable membrane bathed in a dialysate। अब कहता है कि ब्लड जो है वो एक ट्यूब के जरिए, ब्लड एक ट्यूब के जरिए किसमें दाखिल किया जाता है? वो दाखिल किया जाता है इस डायलासेट में। और ये जो ट्यूब होती है, ट्यूब की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, यानी कुछ चीजें इसमें से पास हो सकती हैं, कुछ चीजें पास नहीं हो सकती। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट पास हो जाएगा, एक्सेसिव वाटर जो है वो क्या होगा? इसमें से पास हो सकता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ट्यूब की, ये क्या है? ये सिलेक्टिव परमिएबल जो है वो मेम्ब्रेन है, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसको किस में बात कर दिया? उसको किस में डिप कर दिया? इस मेम्ब्रेन को, जो ये देखें मेम्ब्रेन है, ये जो ट्यूब्स हैं, इसको किस में डिप कर दिया? इसको डिप कर दिया डायलासेट में। डायलासेट के अंदर क्या है? ये डिप है। While passing through the dialysate machine, the nitrogenous waste and excess salt are diffused out from the blood into the dialysate through the dialysis membrane। कहता है जब ये ब्लड इधर से गुजरता है, इधर से पास होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट किस में आ जाती है? वो भी डायलिसेट में आ जाती है। सॉल्ट जो है वो भी किस में आ जाता है? डायलिसेट में आ जाता है। इसके से पास होता हुआ किस में आ जाता है? डायलिसेट के अंदर जो है आ जाता है। और किससे गुजरता है? ये डायलिसेट मेम्ब्रेन से। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये इस ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है, इसी को कह रहे हैं डायलिसिट मेम्ब्रेन। इससे पास होता हुआ जो है किसमें आ जाता है? वो आ जाता है डायलिसिट फ्लूइड में। और उसके बाद कहता है देयर आफ्टर द ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन। और उसके बाद फिर क्या होता है? जो ब्लड साफ हो जाता है, इसको दोबारा किसमें हम रिटर्न कर देते हैं? दोबारा रिटर्न कर देते हैं सर्कुलेशन में, यानी वेन में दोबारा ब्लड बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। इट गोज 6 to 10 आवर्स, यानी ये पूरा प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेता है? 6 to 10 आवर्स, 6 से 10 घंटे पूरा प्रोसेस, पूरे ब्लड को जो है सफाई करने में कितने घंटे लग जाते हैं? 6 से 10 घंटे लग जाते हैं। एंड 3 टाइम्स अ वीक, यानी एक वीक के अंदर जो है वो कितने टाइम होगा? 3 टाइम जो है वो आपने ये डायलिसिस जो है वो करवानी होती है। हॉस्पिटल्स में होती है ये। और 3 टाइम जो है, एक वीक में नहीं, हफ्ते में जो है वो 3 दफा जो है डायलिसिस करानी पड़ती है। और हर दफा कितना घंटे लगते हैं? 6 से 10 घंटे जो है वो इस डायलिसिस के अंदर लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्लियर हुआ हीमोडायलिसिस का कुछ पॉइंट्स? आपकी बुक में जो कुछ लिखा हुआ था वो भी समझा दिया, और यहाँ से भी मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। सिंपल सा प्रोसेस है। पहली तो डायलिसिस ये है जो हम करते हैं, अगर रीनल फेल्योर बहुत ज्यादा है तो हम रीनल डायलिसिस ही करते हैं, सॉरी ये हीमोडायलिसिस करते हैं। इसके बाद दूसरी भी एक डायलिसिस है जिसको कह रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। चलूं पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ चलूं? यस सर। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरी डायलिसिस की, जो कौन सी है? जो है पेरिटोनियल डायलिसिस। यानी पेरिटोनियल डायलिसिस उस वक्त करते हैं जब किडनी थोड़ा बहुत काम कर ही रहा होता है, बिल्कुल फेलियर नहीं होता, तो फिर हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस भी पहले एक दफा समझा देता हूँ, फिर आपकी बुक वाला रीड करके बता दूंगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि याद तो आपको अपनी बुक से करना होता है। अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस, सबसे पहले तो देखो ये पेरिटोनियम होती क्या है। अब क्या होता है, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये देखो ये मैं बना रहा हूँ एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, चलें इस मेम्ब्रेन को मैं ब्राउन से शो कर देता हूँ। ये चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन तो ये होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो इस एब्डोमिन के अंदर हमारे बहुत सारे जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स भी रखे हुए होते हैं, जैसे किडनी हो गया, किडनी पे तो पेरिटोनियल ही चढ़ी हुई होती है मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई,
अब इनके ऊपर भी इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, ब्लू से शो कर देता हूं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। इनके ऊपर भी चढ़ी होती है मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन। विसरल मेम्ब्रेन और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली खाना है, जो खाली एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये जो देखें आपको बीच में जो खाली कैविटी नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी में क्या होती है, ब्लड की बहुत सारी वेसल्स भी होती हैं, खून की नालियां भी होती हैं। अब देखो इस पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम करते क्या है। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ये करते हैं कि पेरिटोनियल के यहाँ पर एक कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कट लगाया जाएगा, यहाँ पे इंसिशन, और कट लगाने के बाद एक कैथेटर के जरिए क्या करते हैं, वो जो डायलिसिड फ्लूइड था ना, जो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर था, सेम वही डायलिसिड फ्लूइड जो है वो किसमें दाखिल कर देते हैं, वो डायलिसिड फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में भर देते हैं। वो डायलिसिड फ्लूइड कहाँ भर देते हैं, इस पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिड फ्लूइड भर दिया जाता है। अब क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड की जो कैपिलरीज हैं, इनमें से क्या होगा, इनमें से जब ब्लड गुजरेगा तो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, हाइड्रोजन आई जितने भी होंगे, ये सब किसमें आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इस डायलिसिड में। यानी ये डायलिसिड एक तरीके से क्या करेगा, आपके ब्लड के जो वेसल्स हैं उनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को खींच लेगा, उसमें से एक्सेसिव वाटर को खींच लेगा, उस तरह से आपका ब्लड क्या होगा, साफ होगा। और सफाई के बाद फिर ये जो नाइट्रोजन, ये जो डायलिसिड अब गंदा हो चुका है ना, अब इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो फिर क्या किया जाता है कि एक कैथेटर के जरिए तो ये इसको इसमें डाला गया है, और दूसरे कैथेटर से फिर ये नाइट्रोजनस, ये जो डायलिसिड फ्लूइड होता है वो दोबारा बाहर भी निकाल लिया जाता है। यानी फ्रेश डायलिसिड फ्लूइड एंटर किया जाता है, जो अनफ्रेश है उसको दोबारा क्या निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस आपकी बुक में देखें क्या लिखा हुआ है। पेरिटोनियल, जी तो फिर यहाँ दो जगह कट लगाने पड़ते हैं, इधर भी और एक इधर एक ही जगह, एक ही जगह कट लगा, हाँ दो जगह ऐसे, उससे भी एक निकालने के लिए उस तरह से। तो अब सर देखें, पेरिटोनियल डायलिसिस रिक्वायर्ड एन एब्डोमिनल इंसिशन। इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं दो जगह उसी जगह से पाइप दोनों एंटर कर दिए जाएं, तो रिक्वायर्ड एन एब्डोमिनल इंसिशन, यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें एब्डोमिनल इंसिशन किया जाता है। एब्डोमिनल इंसिशन का मतलब एब्डोमिन में जो है वो कट लगाया जाता है। तो कोई एब्डोमिन है, यहाँ से इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पर इससे कट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, एब्डोमिनल जो है वो इंसिशन, यानी एब्डोमिन में क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। विच इज डन इन हॉस्पिटल, जो खुद आप ऐसे कट नहीं लगा सकते, ये हॉस्पिटल में होता है। थ्रू द इंसिशन अ कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इस इंसिशन के जरिए क्या किया जाता है, कैथेटर एंटर कर दिया जाता है किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में एंटर कर दिया जाता है। डायलिसिड फ्रॉम अ बैग इज अटैच्ड टू कैथेटर, passes into the cavity where it is left for several hours। कहता है कि यहाँ पर एक बैग लगाया जाएगा, और उस बैग के अंदर क्या होगा, उसमें होगा डायलिसेट, और फिर इस डायलिसेट को जो है वो इस कैथेटर के जरिए जो है वो किस में एंटर कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा एब्डोमिन, ये पेरिटोनियल कैविटी में। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, डायलिसेट किस में भर दिया, पेरिटोनियल कैविटी में वो डायलिसेट जो है वो क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और लेफ्ट फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटे तक इसको छोड़ दिया जाता है किसके अंदर, इस डायलिसेट को पेरिटोनियल कैविटी में। एज अ consequences, waste from the blood vessels lining the peritoneal cavity seep through the peritoneal membrane into the cavity and mix with dialysate। यानी इसके साथ पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है, इसके साथ यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल से जो है वो क्या होता है, उन ब्लड वेसल से जो है सिंपली याद रख लेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाता है उनसे, और वो किसके अंदर चला जाता है, वो चला जाता है डायलिसेट। डायलिसेट के अंदर आकर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा या उसमें जमा हो जाएगा। द फ्लूइड इज देन अलाउड टू ड्रॉन आउट थ्रू द कैथेटर। अब इसी कैथेटर के जरिए फिर क्या किया जाएगा, इसको जो है वो, इसी फ्लूइड को जो है वो, डायलिसेट फ्लूइड जो था, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ से इसको डायलिसेट फ्लूइड को जो है वो बाहर निकाल लिया कैथेटर के जरिए। अब ये जो था इसमें, अब ये जो फ्लूइड डाला था ये फ्रेश था, और ये जो इससे निकाल लिया, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह ये सारी चीजें होंगी। जैसे आपने देखा होगा जब आप वो ड्रिप लगा रहे होते हैं, तो ड्रिप के साथ भी एक कैथेटर लगा हुआ होता है,
जिससे उसके फ्लूइड को ऊपर नीचे थोड़ा कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक कैथेटर से डाला और दूसरे से क्या कर लिया, निकाल लिया। The process taken out an hours and it's repeated during the day or overnight। यानी इसको घंटा लग जाता है पूरे प्रोसेस को और दिन और रात इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो अगर किडनी खराब हो जाती है तो किडनी के दो, मैंने आपको डायलिसिस के दो तरीके बता दिए, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, इसको बाद में मैं डिफरेंस से लिखवा भी दूंगा आपको। अच्छा, फिर एक और तरीका ये भी होता है कि हमने जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट, फिर एक और तरीका ये होता है कि किडनी की दूसरा तरीका ये, अगर किडनी फेल हो गए तो भाई किडनी की जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसप्लांट कर दें। यानी सर किसी का, जी जी पूछें। सर पेरिटोनियल डायलिसिस करते क्यों है? हीमोडायलिसिस अगर हो सकता है तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों करते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हो ना। जी सर। असल में क्या होता है कि हीमोडायलिसिस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट, मैंने आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया नहीं है कि हीमोडायलिसिस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, पहले पेरिटोनियल डायलिसिस ही होती थी, बाद में हीमोडायलिसिस स्टार्ट हुई। एक छोटा सा कट लगाया यहाँ पर, उसमें फ्लूइड भर दिया और थोड़ी देर के बाद दोबारा उसको निकाल दिया। तो मतलब ये अगर एक दफा कट लगाने के बाद फिर वो कैथेटर एक दफा लगा दिया जाता है तो घर में भी ये हो रिपीट हो सकता है। लेकिन हीमोडायलिसिस के लिए ज्यादा बड़ी मशीन चाहिए होती है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हीमोडायलिसिस उस वक्त किया जाता है जब किडनी ओके सर। बिल्कुल काम नहीं कर रही। और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, कुछ किडनी काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही, तो थोड़ा किडनी काम कर लेती है और थोड़ा इसके पेरिटोनियल डायलिसिस के जरिए फ्लूइड निकाल, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देते हैं, थोड़ी किडनी निकाल लेती है। तो उस तरह से ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है। पहला प्रोसेस जो स्टार्ट ये हुआ था हो वो जाता पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ था, लेकिन अब ज्यादातर जो किया जाता है वो हीमोडायलिसिस आजकल ज्यादा किया जाता है। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट, अब एक और तरीका ये भी होता है कि भाई किडनी खराब हो गए, ये किडनी खराब हो गया, एक किडनी ये हो गया, दूसरा किडनी हो गया। अब इस बंदे का किडनी खराब हो गया, तो भाई ये इस बंदे का किडनी लेकर किसी दूसरे बंदे की किडनी, दो किडनी जो होती हैं, एक किडनी से भी काम चल जाता है। इसके दोनों किडनी खराब हो गए, अब ये वाला बंदा इसको किडनी अपनी दे देगा, तो एक किडनी भी काफी होती है। तो इसको हम कहेंगे इसका किडनी इसको ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन भाई किडनी हर किसी को जो है वो ट्रांसप्लांट थोड़ी हो सकता है। किडनी जो है वो हर किसी का किडनी जो है वो हर किसी के जो है वो क्या कहना चाहिए, हर किसी को जो है वो एडजस्ट जो है वो नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा कहता है कि मैं इस बंदे का किडनी लेना चाह रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि वो किडनी आपको जो है वो आपकी वो फिट भी हो जाए, आपकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट करे, क्योंकि हर किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती। टिश्यू को मैच करना पड़ता है, अगर आपके टिश्यू और उसके टिश्यू मैच हो रहे हैं तो वो किडनी आपको लगाई जा सकती है। अगर टिश्यू मैच नहीं होंगे तो आपके जो बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो किडनी को बाहर का ऑर्गन समझ के उस पर जो है वो अटैक कर देंगे। ज्यादातर घर वालों का किडनी देखा जाता है, ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनका किडनी, क्योंकि वो किडनी अक्सर मैच करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अक्सर जो यंग पेशेंट होते हैं, और ये किडनी ट्रांसप्लांट किसमें किया जाता है, यंग पेशेंट में। देखो जिनका अर्ली एज के अंदर किडनी खराब हो गया, अब कब तक डायलिसिस कराते रहेंगे, मुश्किल प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा, कितने साल तक डायलिसिस पे चल सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो यंग एज में अगर उनको किडनी खराब हुआ है तो किडनी की क्या कर ली जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन यंग पेशेंट having kidney failure, transplantation of a healthy kidney that will be accepted by the body and function normally is preferable to dialysis as long term solution। यानी जिनको यंग एज के अंदर किडनी खराब अगर हो जाती है तो उनको जो है वो कोशिश की जाती है कि ऐसा किडनी दे दिया जाए जो उनकी बॉडी के साथ मैच कर जाए, तो लॉन्ग टर्म जो है वो सोल्यूशन हो गया, बार बार जो है फिर डायलिसिस इसकी नहीं करवानी पड़ती है। इट इज सर्जिकल प्रोसीजर एंड सक्सेसफुल इन 80% ऑफ केसेस। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है और 80% केसेस के अंदर क्या है, ये सक्सेसफुल है। अच्छा, जो बंदा अपनी किडनी देगा तो ये उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो बंदा अपनी किडनी देता है भाई उसका तो एक किडनी से काम चल जाता है। और आपको एक बात बताऊं, जब किडनी खराब होती है तो वो दोनों ही होती हैं। अब ऐसे एक बंदा अपनी किडनी दे दे, वो कहेगा भाई मेरी तो एक ही किडनी है, अगर ये खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा, फिर कम से कम ये खराब हो जाती तो मैं दूसरी किडनी से काम अपना चला लेता। पर देखा ये गया है कि दोनों ही किडनी एक साथ खराब होती है जब खराब होनी होती है। तो अगर आप एक किडनी किसी को बंदा दे देता है तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये होती है कि इस बंदे ने अपनी किडनी इसको दे दी, अब जब इसकी किडनी का रेगुलर चेकअप होगा तो इस बंदे को फायदा होगा कि उसको अपनी किडनी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि इसकी किडनी तो दी हुई है इसने। अगर इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब इसकी किडनी में भी कोई आ सकता है। वैसे तो और भी बहुत सारे वजह हो सकती हैं,
किडनी प्रॉब्लम की हो सकता है, ये इस तरह के कोई फूड ले रहा है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, ये अपनी हेल्दी डाइट रखा है तो हो सकता है इसकी किडनी खराब ना हो। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या था, वो था किडनी ट्रांसप्लांट। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा जिसको हम कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल। थर्मो रेगुलेशन हम प्लांट्स के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट में पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ना पहले थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। यस सर। बस अब थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़कर इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद फिर टेस्ट लूंगा जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके सर।